एमिनो एसिड्स के बारे में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड और डिफरेंट आर ग्रुप्स जो कि वेरिएबल होता है, इसके कारण बेसिक, एसिडिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक, नॉन पोलर, पोलर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो प्रोटीन जो है वो एक्चुअली है क्या, एमिनो एसिड्स का एक लॉन्ग चेन है। हो सकता है वो लीनियर चेन या फिर हेलिक्स के फॉर्म में या तो सीट के फॉर्म में। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड का बहुत सारा फोल्डिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में मैक्सिमम सारा फंक्शन करता है। प्रोटीन में एक्ट एज एंजाइम, प्रोटीन कोई स्टोरेज फॉर्म भी हो सकता है, और प्रोटीन से ऑलमोस्ट हम लोग बहुत प्राइम मॉलिक्यूल है ये बॉडी का। तो हम लोग देखते हैं किस किस स्ट्रक्चर में प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और इसके स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है। तो हम लोग देखते हैं प्रोटीन का जो पहला पार्ट है वो है, हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो एमिनो एसिड एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना हुआ है, ये दो एमिनो एसिड्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये कार्बन, यदि ये L एमिनो एसिड है तो NH2 होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे होगा हमारा R ग्रुप R1। ये कुछ भी हो सकता है, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक NH2 रहेगा। इस NH2 को हम लोग इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि वो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर सकें और हम लोग देख सकें कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कोई और R ग्रुप रहेगा, ये हमारा R2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH मॉलिक्यूल निकलेगा। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर, और इसके रिमूवल से बनेगा एक बॉन्ड जो कि कुछ ऐसा होगा। हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। हम लोग यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही सेम जगह पे हम लोग उसका बॉन्डिंग करके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके नहीं दिखा सकते हैं, एक दूसरे के एंटी पोजीशन में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे ये एंटी पोजीशन में प्रेजेंट होता है, सिन पोजीशन में प्रेजेंट क्यों नहीं होता है। वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा हो जाने से क्या होगा, हम लोग जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खाली नहीं बचेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एंटी पोजीशन में रखते हैं और ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक R ग्रुप जो कि R1 था और ये R2 था। यहाँ पे जो CONH का बॉन्ड बना है ये है पेप्टाइड बॉन्ड। दिस CONH बॉन्ड इज़ नथिंग बट पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड का क्या मतलब है। इसमें दो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड 1 और एमिनो एसिड 2। तो इस दोनों को बोलते हैं हम लोग, ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद ये डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। ये क्या मॉलिक्यूल है, डाईपेप्टाइड, और ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम लोग देखते हैं ये डाईपेप्टाइड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर हम लोग इस पूरे एमिनो एसिड को एक सिंगल डॉट से दिखाएं, ये हमारा एक है प्रोटीन का सिंगल एमिनो एसिड, ये कोई और अमीनो एसिड होगा। ऐसा बहुत सारा एमिनो एसिड का चेन हो सकता है, लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन एमिनो एसिड्स का जो पॉलीमर है उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड। ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा एमिनो एसिड, उसके बाद ये चौथा एमिनो एसिड, ऐसे करके बहुत सारा एमिनो एसिड होगा। और इसको अगर आपस में लिंक कर दें तो ये बोलेंगे ये जो बॉन्ड बना है ये बना है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स इसमें बहुत सारा एमिनो एसिड है, और अगर लीनियर फैशन में अरेंज है तो ये बनाएगा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर ये
लीनियर पॉलीपेप्टाइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आए कि लीनियर पॉलीपेप्टाइड और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मेनली कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है उसको स्टेबल बनाने के लिए, तो उसका आंसर आएगा पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि है CONH। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग 2 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लोग 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या क्या होता है कि अगर हम लोग किसी अमीनो एसिड को देखें तो वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड है, उसमें क्या है कि एक कार्बन है, एक यहाँ पे H होगा, एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे एक होगा NH2। बट हम लोग अगर इसको पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में लिखा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ NH को दिखाएंगे और उसके साथ हम लोग दिखाएंगे अगेन C डबल बॉन्ड O और ये CONH को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे वैसे ही ये CO यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन, यहाँ पे होगा कोई दूसरा R ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं R2। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा और इसके साथ जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे फिर कार्बन होगा और इस तरह करके हम लोग अलग अलग अमीनो एसिड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा हम लोग देखेंगे कि इस तरह का जो फॉर्म है वो एक्चुअली हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा। तो इस तरह का हेलिक्स जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो इस तरह का मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं कि ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये है अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और एक स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये सीट के फॉर्म में प्रेजेंट हो। कैसे, यहाँ कार्बन हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। तो ये हो गया कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ये NH होगा तो यहाँ पे N के साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हो सकता है क्या, कार्बन और इसके साथ हो सकता है ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये कार्बन ये नाइट्रोजन, फिर ये कार्बन 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 कार्बन। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक के बीच में बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स ये एक सीट में हम लोग दिखाते हैं। तो जब भी हम लोग सीट फॉर्म में डिस्कशन करेंगे तो इसको बोलेंगे ये बीटा सीट स्ट्रक्चर है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। और किसी पॉलीपेप्टाइड में अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट दोनों स्ट्रक्चर हो सकता है। हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है कि एक हेलिक्स में टोटल कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हेलिक्स में देखेंगे, सबसे ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो एक हेलिक्स में अराउंड 3/1/2 अमीनो एसिड्स होता है, मीन्स 3 अमीनो एसिड्स और हाफ। ये एवरेज निकाला जाता है, बहुत सारे हेलिक्स को एवरेज निकाल के हम लोग देख सकते हैं। और ये बीटा सीट स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखें हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है इसको, और यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता है जो इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा और भी इंटरेक्शन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई R ग्रुप है और यहाँ पे कोई R ग्रुप है जो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक इंटरेक्शन काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये भी इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप है और यहाँ पे कोई R ग्रुप है जो दोनों चार्ज है, तो अगर यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस हो गया तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल एक्ट टू स्टेबलाइज दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगर ये दोनों R ग्रुप चार्ज हो गया, मान लो कोई पोलैरिटी डेवलप हो गया, ये कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई R ग्रुप है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, हम लोग ले सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे।
तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। अभी तक हम लोग पढ़े सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसका रिमूवल हुआ है, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हुआ है जो 2 एमिनो एसिड्स के बीच में। और इस तरह करके लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में दिखा सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो सकता है वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो या फिर बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में हो। अभी तक हम लोग पढ़े कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे, अब प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, अब हम लोग देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग बोल सकते हैं कभी कभी 3 डिग्री टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री। इसमें क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही बहुत सारा इनफोल्डिंग होगा जिसमें अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट होगा और बीटा प्लेटेड सीट भी प्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स भी है और यहाँ से बीटा प्लेटेड सीट भी है। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बहुत बार देखे होंगे, हम लोग को शायद उतना पता नहीं चलता है कि ये क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब भी किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। तो इसको देख के हम लोग सोचते हैं कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है इसमें कुछ रिप्रेजेंट किए हुए हैं जो एरो के फॉर्म में। तो प्रोटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना कि कहाँ पे एन टर्मिनल है और कहाँ पे सी टर्मिनल है। इसका मतलब किस जगह पे NH2 ग्रुप है और किस जगह पे COOH ग्रुप है। जो NH2 वाला ग्रुप होता है वहाँ जो अमीनो एसिड होता है उसको बोलते हैं हम लोग वो फर्स्ट अमीनो एसिड है, और जो COOH वाला ग्रुप होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड है। तो इस तरह का बहुत सारा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में बनता है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए अगेन बहुत सारे बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड बहुत सारे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे ताकि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो काम कर सके। तो इस फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंजाइम्स जो होता है वो किस फॉर्म में काम करते हैं, वो टर्शियरी फॉर्म में काम करते हैं। अगेन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बीच में अगर पूछा जाए तो बेसिक क्या डिफरेंस है, तो क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी फोल्डिंग होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट का, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट का फोल्डिंग होता है। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? दिस इज नथिंग बट देयर इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड इन केस ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देयर मे बी 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर देयर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें किस तरह का प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होगा और इसका क्या एग्जाम्पल्स होगा, जिसके में देखेंगे हम लोग पॉलीपेप्टाइड का नंबर वेरी कर रहा है। तो फोर्थ हम लोग देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि ये कैसे होगा। अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड है कुछ ऐसा, जिसमें ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है। और एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि इसी जैसा है, जो इससे जुड़ा हुआ है कुछ ऐसा। अगेन हम लोग देख सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी एक चीज़ हम लोग मिस करें, वो है डाइसल्फाइड लिंकेज। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और वो हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो किसी भी 2 प्रोटीन के मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग डाइसल्फाइड लिंकेज को दिखा सकते हैं। वो S और S का लिंकेज होता है। ये S और S का लिंकेज मीन सल्फर और सल्फर का लिंकेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूल, वो है सिस्टीन, जो हम लोग ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है डाइसल्फाइड
लिंकेज का। ये डाइसल्फाइड लिंकेज क्या करता है इसको और स्टेबलाइज कर देता है। ये हम लोगों ने इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया होगा जब ए इंसुलिन का ए और बी पॉलीपेप्टाइड। अब हम देखते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज है और यहाँ पे दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड 1 है और ये पॉलीपेप्टाइड 2 है। तो यहाँ पे यही इसको डिफरेंस बनाता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ये पॉलीपेप्टाइड 1 है और ये है पॉलीपेप्टाइड 2। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा ऐसा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जिसके में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हम लोग देखेंगे तो ये है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हम लोग को पता है कि इसमें हीम पार्ट जो होता है वो आयरन के लिए होता है और ये ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो होता है प्रोटीनीसिस। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन देखने में लगता है और इसमें प्रोटीन चेन में क्या होता है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड में 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अल्फ़ा में और बीटा में कितना एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे अल्फ़ा चेन। हम लोग को थोड़ा बहुत याद होगा कि क्लास 12th में एक टॉपिक है म्यूटेशन में, जिसमें हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। वहाँ डिजीज़ के बारे में हम लोग जरूर सुने होंगे, सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एक लाइन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में चेंज होता है। और चेंज होने के कारण क्या होता है, एक एसिड ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एक डिजीज़ हो जाता है और सारा का सारा आरबीसी जो है वो सिकल सेल का हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूटामिक एसिड के जगह क्या होता है, वैलिन आ जाता है। तो एक तरह का डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये होता है सिकल सेल एनीमिया। हम लोग यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सिकल सेल एनीमिया कौन सा क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। तो ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11th का डिसऑर्डर। ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11th का, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। हम लोग देखेंगे यहाँ पे बीटा चेन में वो डिफरेंस ये होता है ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 11। और ये क्रोमोसोम नंबर 11 से तो हम लोग पढ़े कि बीटा चेन कोड होता है। अगर इसमें कोडिंग में डिफरेंस हो गया या फिर कोई एमिनो एसिड्स का पोजीशन चेंज हो गया तो पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर डिफर कर जाएगा। हम लोग देखेंगे कि ये अल्फा चेन जो कोड करता है वो करता है क्रोमोसोम नंबर 16। और ये क्रोमोसोम नंबर 16 जो है का कोड करने वाला अल्फा चेन ये होता है एमिनो एसिड्स 141 एमिनो एसिड का और ये होता है 146 एमिनो एसिड का। यहाँ पे एक हम लोग को पैटर्न दिखेगा जो क्या है, 6 वाला इधर चल गया और 11 वाला इधर चल गया, बीच में सिर्फ 4 आया। तो ये 141 या फिर 146, यहाँ पे 16 देखें तो क्रोमोसोम नंबर 16। तो हम लोग याद रखेंगे क्रिस क्रॉस होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे है और यहाँ पे 141 एमिनो एसिड और ये 146 एमिनो एसिड। उसके बाद हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इंसुलिन का। इंसुलिन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है और इसके डेफिशिएंसी से होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम लोग बोलते हैं IDDM। तो इंसुलिन के कारण डायबिटीज़ होता है। ये दूसरा एग्जांपल है जो अलग पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ। हम लोग जानते हैं कि इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड होता है A और B, जो कि मैच्योर इंसुलिन में होता है। अगर हम लोग प्रो इंसुलिन के बारे में बात करें तो उसमें C पॉलीपेप्टाइड होता है जो ड्यूरिंग मैच्योरेशन अलग हो जाता है। जो फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड है उसमें सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट रहता है इंसुलिन मॉलिक्यूल में। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन मॉलिक्यूल में जो 2 पॉलीपेप्टाइड है उसमें कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट वाला है इसमें एमिनो एसिड्स का नंबर है 21 और दूसरे में है 30। तो हम लोग देखते हैं दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है 51। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली 21 और 30। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है जब इंसुलिन में A पॉलीपेप्टाइड में कितना अमीनो एसिड्स है और B में कितना अमीनो एसिड्स है, तो हम लोग उसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास 51 रुपीज़ है और किसी को चंदा देना है, 51 रुपीज़ है और किसी को चंदा देना है, तो क्या करेंगे हम लोग 21 रुपीज़ दे लेंगे और 30 रुपीज़ का बिस्किट खा लेंगे। B फॉर बिस्किट और A फॉर हम लोग उसको क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। तो हम लोग को याद रखना है B फॉर 30 रुपीज़ में बिस्किट आता है।
और A21, टोटल 51 अमीनो एसिड्स हो सकता है। तो इस तरह हम लोग देखिए अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा फॉर्म, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जिस तरह का हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखे थे, उसी तरह से हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे। डाइसल्फाइड मतलब इसमें 2 सल्फर मॉलिक्यूल होगा, और 2 सल्फर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड तभी बन सकता है जब वो एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो हम लोग देखते हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मे भी हम लोग को याद होगा। ये है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में 2 अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। पहला था सिस्टीन और दूसरा था मिथ्योनिन। हम फिर एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि सिस्टीन में CH2SH होता है, और मिथ्योनिन में होता है CH2, CH2S और CH3। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, ये पहला है सिस्टीन और दूसरा है मिथ्योनिन। तो हम लोग देखेंगे कि डाइसल्फाइड लिंकेज के लिए कौन सा अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सिस्टीन रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार डाइसल्फाइड लिंकेज बना के देखते हैं कि वो कैसा देखने में लगता है। तो ये कार्बन है, उससे 4 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, एक C डबल बॉन्ड OH, एक NH2 ग्रुप, एक R ग्रुप। ये R ग्रुप को अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे अगर हम लोग सिस्टीन की बात करें तो इसमें होता है CH2SH। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बनने के लिए 2 सल्फर रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हम लोग 2 अमीनो एसिड लेंगे जो कि दोनों क्या होना चाहिए, सिस्टीन होना चाहिए। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH होगा, यहाँ पे होगा NH2 ग्रुप, और यहाँ होगा कोई हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग CH2SH दिखा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे बनेगा डाइसल्फाइड लिंकेज। तो अगला जो बनेगा, ये बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, और ये होगा NH2 ग्रुप। यहाँ पे होगा डाइसल्फाइड लिंकेज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे CH2 सल्फर सल्फर एंड देन CH2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे जोड़ेंगे कार्बन को, इससे जोड़ेंगे C डबल बॉन्ड OH को, यहाँ से जोड़ेंगे NH2 को, और ये होगा हमारा H ग्रुप। इसमें जो सल्फर और सल्फर का बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं 2 सल्फर, जिसको हम लोग नाम दिए डाइसल्फाइड लिंकेज। ये डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो इस तरह बना हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन के रिमूवल से, और इसको बोलते हैं हम लोग, ये तो सिस्टीन अमीनो एसिड है, ये दोनों क्या है, सिस्टीन है। तो ये भी है सिस्टीन और ये वाला भी है सिस्टीन। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइन। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टाइन। तो ये हम लोग देखें डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बढ़ाने के काम आता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। हम लोग देखें कि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन के बारे में बात किए थे। प्राइमरी में पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो हेलिकल फॉर्म में, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में दिख रहा था, या फिर बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में दिख रहा था, और अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब देखते हैं हम लोग कि कितना टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है अलग अलग फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटीन में देखेंगे 3 अलग अलग तरह के प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये है पहला, और ये है सिंपल प्रोटीन के मॉलिक्यूल के बारे में। ये है सिंपल प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन के एसोसिएशन में कोई और है, प्रोटीन के साथ में कोई और है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कोई मेटल आयन हो सकता है, कोई न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में। और तीसरा जो कैटेगरी आता है वो होता है डिराइव्ड प्रोटीन। ये डिराइव्ड प्रोटीन जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड नहीं है, या तो वो है प्रोडक्ट ऑफ डीनेचुरेशन या फिर है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंपल प्रोटीन के बारे में। इसमें टाइप्स होता है। पहला टाइप हम लोग बोलते हैं कि वो है फाइब्रस प्रोटीन, मीन्स फाइबर के फॉर्म में है। तो फाइबर के फॉर्म में हम लोग के बॉडी में जो प्रोटीन है वो लाइक कोलेजन प्रोटीन, वो हो सकता है
केराटिन प्रोटीन या हो सकता है इलास्टिन फाइबर्स। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं फाइबरस के बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़े थे जैसे जी एक्टिन होता है, एफ एक्टिन होता है, ये होता है ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल में। इसका मतलब कि ग्लोब्यूल्स होता है, जैसे हम लोग एफ एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं बहुत सारा एफ एक्टिन का यूनिट होता है जो इसको क्या करता है, बनाता है, ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। और ये हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारा हेलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में। इसमें कौन कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, इसका क्या क्या एग्जांपल है। जैसे अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में, जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, या फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन के टाइम बात करें तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के बीच में इंटरेक्शन। इट मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन सेल टू सेल डिफरेंशिएशन, कि कौन सा सेल कहाँ हो सकता है, वो उसका ग्लाइकोप्रोटीन का नेचर से हम लोग पता कर सकते हैं। हो सकता है ये लिपिड के फॉर्म में हो तो हम लोग बोलते हैं इसको म्यूकोप्रोटीन। कोई कलर्ड प्रोटीन हो तो हो जाएगा क्रोमोप्रोटीन। अगर वो न्यूक्लिक एसिड के साथ हो तो हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। और फाइनली अगर वो मेटल के साथ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटैलोप्रोटीन। तो इस तरह हो गया, हम लोग अलग अलग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में हम लोग बात किए। अब एक है डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में। डिराइव्ड प्रोटीन हम लोग बोले कि या तो डीनेचरेशन का प्रोडक्ट है या तो डाइजेशन प्रोडक्ट। तो पहला हो जाएगा डीनेचुरेशन प्रोडक्ट, इसमें आएगा एग्जाम्पल फाइब्रोइन। और दूसरा होगा डाइजेशन प्रोडक्ट। जैसे हम लोग डाइजेशन के बाद प्रोटीन का डाइजेशन से बनता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, तो उस तरह का डाइजेशन प्रोडक्ट जो है प्रोटीन का उसको बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। इसमें आ जाएगा पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। तो डाइजेशन प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन्स। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स मीन्स किसी के साथ प्रेजेंट हो, अगर ग्लाइकोप्रोटीन है तो प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट के साथ, ये लिपिड के साथ, ये क्रोमोप्रोटीन मीन्स कलर्ड होगा। उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड के साथ होगा। और यहाँ पे हम लोग मेटलोप्रोटीन मीन्स मेटल आयंस के साथ होगा। तो ये हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में।